ठीक। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखिए, कल जो है आप लोगों को एलसीआर सर्किट का इम्पीडेंस आपको बताया गया, फिर फेज आपको बताया गया, फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट इन एलसीआर सर्किट, फिर रिजोनेंस कंडीशंस एंड रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये सारे टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है। आइए इसमें से कुछ न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड हम लोग देखें। जैसे एलसीआर सर्किट पर एक न्यूमेरिकल्स आपको हम ले रहे हैं। माइक्रोफैराड। देखिए, एलसीआर सर्किट पर एक न्यूमेरिकल्स आपके सामने लिखा गया है। दिस इज द एलसीआर सर्किट in which the value of inductance is 3 millihenry, capacitance of capacitor is 2 microfarad and resistance is 40 ohm. Connected to this LCR circuit to the alternating voltage 110 volts and frequency 5000 hertz. क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द सर्किट। इस सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन है। आपने ओम्स लॉ स्टडी किया होगा, R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, वेयर R इज द रेजिस्टेंस एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। बट एलसीआर सर्किट के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि रेजिस्टेंस का जो वर्क करता है वो इंपीडेंस वर्क करता है, और इस इंपीडेंस का फार्मूला आपको बताया गया है Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस इन द ब्रैकेट XL माइनस XC होल का स्क्वायर। तो इसका मतलब कि हमको इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करने के लिए पहले इस एलसीआर सर्किट का इंपीडेंस फाइंड आउट करना होगा, और जब इंपीडेंस फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको ये वोल्टेज दिया हुआ है, इस वोल्टेज में अगर इंपीडेंस से डिवाइड कर देंगे तो आपको इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो फर्स्ट आपका है इंपीडेंस निकालना। तो इंपीडेंस आप कैसे निकालेंगे? तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट इन द ब्रैकेट XL माइनस XC होल का स्क्वायर। इस फार्मूले को ब्रेक कर दीजिए आप, R स्क्वायर प्लस XL को ओमेगा L एंड XC को 1 अपान ओमेगा C आप नोट कर सकते हैं। ओमेगा C होल स्क्वायर। Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा को आप 2 पाई F लिख सकते हैं इंटू L माइनस 2 पाई FC होल का स्क्वायर। आप इस तरह से इंपीडेंस के फार्मूले को ब्रेक कर देंगे। आप बताइए कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है R का वैल्यू 40 ओम और L का वैल्यू आपको दिया है 3 मिली हेनरी। 1 मिली हेनरी इज इक्वल टू 10 के पावर माइनस 3 हेनरी एंड कैपेसिटेंस आप कैपेसिटर आपको दिया है 2 माइक्रोफैरड एंड 1 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू 10 के पावर माइनस 6 फैरड। ये आपको एलसीआर का वैल्यू दिया है। साथ ही साथ इस क्वेश्चन को देखेंगे कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी आपको 5000 हर्ट्ज दिया है, यानी एफ का वैल्यू भी दिया है 5000 हर्ट्ज। आर एल सी एफ इन सभी वैल्यू को इसमें आप पुट करेंगे और पुट करने के बाद उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपको जेड का वैल्यू फाइंड आउट होगा। जब जेड का वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड। V की जगह आप रख देंगे 110 वोल्ट और Z की जगह ये वैल्यू आप नोट करेंगे तो आपको जो है इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा।
तो इस तरीके से आप एलसीआर सर्किट का न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन था आपका एलसीआर सर्किट पर इलेक्ट्रिक करंट और इंपीडेंस निकालने का। अब कैलकुलेशन हमने नहीं किया, ये वैल्यू आप क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे और इसका मैथमेटिकली कैलकुलेशन करेंगे। आप कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू जेड आएगा, उस जेड के वैल्यू को इस फार्मूले में रखेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन था एलसीआर सर्किट पर। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं आपको हम। कोई डाउट इसमें? हेलो, यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ सर, यस सर, अब आ रही है। अब ठीक क्लियर है। ठीक है। देखिए, ये एलसीआर सर्किट है जिसमें इंडक्टेंस का वैल्यू 5 हेनरी, कैपेसिटेंस का वैल्यू 80 माइक्रोफैराड एंड रेजिस्टेंस का वैल्यू 40 ओम दिया हुआ है। और इस एलसीआर सर्किट को 230 वोल्टेज अल्टरनेटिंग सोर्स से ऐड कर दिया गया। आपको आपसे क्वेश्चन यहां पर पुटअप कर दिया गया कि फाइंड रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। आपको रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना, पहला क्वेश्चन इस पर बना है। और सेकेंड में आपका इंपीडेंस आपका है। साथ ही साथ आपको जो है करंट का एम्पलीट्यूड, यानी करंट एम्पलीट्यूड आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। करंट एम्पलीट्यूड, देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए ब्लैक बोर्ड पर। एलसीआर सर्किट में इंडक्टेंस का वैल्यू 5 हेनरी, कैपेसिटेंस का वैल्यू 80 माइक्रोफैराड एंड रेजिस्टेंस का वैल्यू 40 ओम है। और अल्टरनेटिंग सोर्स 230 वोल्टेज से ऐड किया गया है। आपको फाइंड आउट करना है कि फाइंड द रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड में पूछा है कि व्हाट इज द इंपीडेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट एंड करंट एम्पलीट्यूड। लेकिन ये भी आपको निकालना है किस पर? आपको निकालना है इंपीडेंस, लेकिन रिजोनेंस कंडीशन पर निकालना है। रिजोनेंस कंडीशन पर इंपीडेंस आपको फाइंड आउट करना है। और करंट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब आप जानते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है, तो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आइदर इन वन डायरेक्शन फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। तो अल्टरनेटिंग करंट का मैक्सिमम जितना उसका वैल्यू होता है वही उसका एम्पलीट्यूड होगा। यानी करंट एम्पलीट्यूड का मतलब आपको निकालना क्या है, इसमें I0 का वैल्यू निकालना है, याद रखिएगा। करंट एम्पलीट्यूड मींस I0 इज द पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड दैट इज कॉल्ड द करंट एम्पलीट्यूड। तो ये क्वेश्चन बन गया। आपको एग्जाम में क्या करेगा, आपको पेपर में दे देगा कि गिवन नेटवर्क of the LCR circuit is given in which the value of inductance is 5 Henry, capacitance is 80 microfarad and resistance is 40 ohm, and that LCR circuit is connected to the 230 voltage
तो फाइंड द रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, फाइंड द इंपीडेंस एंड फाइंड द करंट एम्पलीट्यूड। ये क्वेश्चन बन गया आपका। जब ये क्वेश्चन आपका फॉर्म हो गया तो कैसे आप सॉल्व करेंगे इसको आप देखिए। यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले वैल्यू दिया है यल का वैल्यू 5 हेनरी, कैपेसिटेंस का वैल्यू आपको दिया है 80 माइक्रोफैरड एंड 80 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू 10 के पावर -6 फैरड एंड रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको दिया गया है 40 ओम। और ये अल्टरनेटिंग सोर्स का वोल्टेज दिया है। आप याद रखिए अल्टरनेटिंग सोर्सेज का जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्ट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को शो करता है। तो वास्तव में ये है क्या, VRMS है आपका एक तरह से। ये हो जाएगा VRMS 230 वोल्ट। जब अल्टरनेटिंग सोर्स 230 वोल्ट से ऐड किया गया है तो 230 वोल्टेज इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज हुआ आपका 230 वोल्टेज। अब हमको यहां से 1 बाय 1 करके इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए यहां से स्टेप लेते हैं। फर्स्ट हम रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी लेते हैं। कल आपको बताया गया था रिजोनेंस डेफिनेशन मैंने आपको दिया था कि इन LCR सर्किट व्हेन inductive reactance is equal to capacitive reactance, then the impedance of the LCR circuit is the minima, and that condition suddenly the current is becomes maxima. This condition is called the resonance conditions. And in resonance condition we find the formula of the resonance frequency, F is equal to 1/2 pi root LC. ये फार्मूला आपको हमने प्रूव किया था। तो फर्स्ट आपसे पूछा है कि फाइंड द रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो यू कैन पुट द वैल्यू 1/2 पाई का वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई अंडर रूट यल मीन्स आपको दिया है 5 हेनरी एंड सी मीन्स 80 माइक्रोफैरड 80 इंटू 10 के पावर -6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई 5 8 जा 40 400 में 20 इसको पावर में ऐड कर देंगे तो 4 इंटू 10 के पावर -4 हो जाएगा आपका। 5 8 जा 40 400 में से 4 को हमने नोट कर दिया। 20 मतलब 10 के पावर 2 10 के पावर 2 में इसमें +2 ले जाकर ऐड कर दिया एक्सपोनेंशियल मेथड से। तो ऐड करेंगे तो 10 के पावर -4। अब इसका स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो 2 इंटू 3.14 4 का स्क्वायर रूट 2 एंड 10 के पावर -4 का स्क्वायर रूट 10 के पावर -2। आपको मालूम होना चाहिए कि ये रिवर्स होकर न्यूमरेटर में जाएगा तो 10 के पावर 2 प्लस होगा, जिसको आप 100 नोट कर सकते हैं। सर नहीं दिख रहा। हाँ नहीं दिखाई दे रहा। ओके सर नहीं दिख रहा है। ठीक है, इस साइड में नोट कर रहा है। देखिए 1/2 इंटू 3.14 4 का स्क्वायर रूट 2 एंड 10 के पावर -4 का स्क्वायर रूट 10 के पावर -2। ये हो गया आपका 10 के पावर -2 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो इसका पावर प्लस हो जाएगा और 10 के पावर 2 का मतलब होगा 100 हो गया। 2 2 जा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 के 6 कैरी 1 4 1 जा 4 कैरी 1 मिल करके 5 और 4 3 जा 12। देखिए इतना हमने वैल्यू निकाला इसका। अब इसमें क्या करेंगे कि 100 में 12.56 से डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। और डिवीजन करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही आपका रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगा। तो एक लाइन और आपको हम इजी कर दे रहे हैं। अगर हम राउंड फिगर में चलते हैं तो 6 को यहां से रिमूव करेंगे तो 5 की जगह 6 हो जाएगा, यानी 12.6 हो गया आपका राउंड फिगर में। और इसको इजी कर रहे हैं क्योंकि ये 5 से ग्रेटर है तो इसको राउंड फिगर में हमने 30 सपोज कर लिया। अब 30 से इसमें डिवाइड करेंगे, 13 7 जा 19 1 और 100 में से 91 माइनस करेंगे तो फिर आपका 9 होगा। डेसिमल बढ़ा के 0 ले जाएंगे तो 90। अब 90 में टेबल पढ़ेंगे 13 का तो 6 बार जाएगा आपका। अप्रॉक्सीमेट में लेते हैं तो 9.7 हर्ट्ज। तो हमने क्या कर दिया इसको, तो हमने इसको राउंड अप लेकर के डिवीजन कर दिया। डिवीजन करने के बाद आपने वैल्यू निकाला 9.7 हर्ट्ज। इसका मतलब कि यही है रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जिसमें पहला क्वेश्चन 7.7 हर्ट्ज होगा ना।
कितना? Yes, sir. 7.7 7.7 hertz. hertz. 9 पॉइंट 7 7.7 हाँ 7 होगा जी, 7 बार ना टेबल पढ़े हैं, 13 7 या 19 1 हमने 13 7 बार 7 टेबल पढ़े हैं, 7 होगा यहाँ पर, 9 नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें 7 बार टेबल पढ़े हैं, तो 13 7 या 19 1 तो 7 होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लिया। जब रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकल गया तो सेकेंड कंडीशंस में आपसे पूछा है कि फाइंड द इंपीडेंस, इंपीडेंस आपको निकालना है। तो याद रखिए इंपीडेंस जो पूछा है वो आपके रिजोनेंस कंडीशंस पर पूछा है, और आपको मालूम होगा कि कल आपको बताया गया था कि रिजोनेंस कंडीशन का मतलब होता है कि एक्सएल एक्सी के इक्वल होगा। ये फार्मूला आपको कल बताया गया था, जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, बट रिजोनेंस कंडीशन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी का मतलब कि ये आपका जीरो हो जाएगा, जब बचेगा रूट में आर स्क्वायर, ये रूट से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा आर, यानी जेड इज इक्वल टू आर। तो आप बताइए कि आपसे पूछा है इंपीडेंस, तो इंपीडेंस किसके इक्वल हो गया? रेजिस्टेंस के इक्वल हुआ, और सर्किट में रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको दिया है 40 ओम, इसका मतलब हो गया कि इंपीडेंस होगा 40 ओम। ये हो गया। अब हमारे पास थर्ड बचा हुआ है वी आर एम एस का वैल्यू निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि वी आर एम एस का हमने फार्मूला डिराइव किया था, वी 0/√2 होता है। आपको पता होना चाहिए कि नहीं, करंट हमको वी आर एम एस का वैल्यू दिया हुआ है आपको, ठीक है, और हमसे पूछा गया है करंट एम्पलीट्यूड, यानी हमका करंट एम्पलीट्यूड I0 का वैल्यू पूछा गया है। तो I0 का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? IRMS का वैल्यू, I का वैल्यू निकालना है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ओम्स लॉ के अंतर्गत आप जाते हैं तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, R इज इक्वल टू V अपॉन I स्टडी करते हैं तो I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है। लेकिन हमको यहाँ पर मैक्सिमम करंट निकालना है तो हमको मैक्सिमम वोल्टेज लेना होगा, तो V0 ले लिया। और आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर सिंपल सर्किट का यूज नहीं कर रहे हैं, एलसीआर सर्किट का यूज कर रहे हैं। तो एलसीआर सर्किट के लिए रेजिस्टेंस हम नहीं लेते हैं, हम इंपीडेंस लेते हैं। इसका मतलब कि आपको जो है करंट एम्पलीट्यूड I0 का वैल्यू निकालने के लिए आपको फार्मूला यूज करना होगा, I0 इज इक्वल टू V0 अपॉन जेड यूज करना होगा, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि वी आर एम एस इज इक्वल टू होता है V0 अपॉन √2। नहीं दिखाई दे रहा, चलिए यहां इस साइड में नोट कर रहे हैं। देखिए अब यहां से आपने ये पढ़ा होगा फार्मूला कि वी आर एम एस इज इक्वल टू V0 अपॉन √2 होता है, तब V0 का वैल्यू होगा वी आर एम एस मल्टीप्लाई √2 होगा। तो हम यहां पर V0 की जगह पर इस वैल्यू को पुट करेंगे, वी आर एम एस मल्टीप्लाई √2। I0 इज इक्वल टू V0, V0 मतलब वी आर एम एस मल्टीप्लाई √2 अपॉन जेड। वी आर एम एस का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में 230 वोल्टेज दिया है, √2 का वैल्यू 1.414 और जेड का वैल्यू हमने 40 ओम निकाला है। तो यहां पर जेड की जगह 40 रख देंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि 0 से ये 0 कैंसिल होगा, आप इसको डिवीजन कर देंगे, 4 3 जा 12 व 2 होगा, 21 4 5 जा 20, फिर आपका 14 होगा, तो 4 3 जा 12, छोड़ दीजिए इतना ही पर हम इसको ले रहे हैं। अब इसका सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो आपका करंट एम्पलीट्यूड का वैल्यू हो जाएगा। तो देखा आपने, इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं एलसीआर सर्किट से रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल्स आता है तो। ओके, हेलो, जी सर। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है। तो देखिए हमने आपको कल एलसीआर सर्किट, इंपीडेंस, रिजोनेंस कंडीशन, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी बताया, जिस पर आपको न्यूमेरिकल्स बता दिया। और फ्रीक्वेंटली जो है एग्जाम में जो है एलसीआर सर्किट से जो है कोई ना कोई न्यूमेरिकल्स जरूर टच करता है, चाहे तो एलसीआर का इंपीडेंस पूछ देगा, या तो फिर फेज पूछ देगा आपसे, नहीं तो फिर आपको रिजोनेंस कंडीशन एंड रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला डिराइव करने के लिए एग्जाम में देता है। तो आप तैयार कर लीजिएगा, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और वो है, हाँ हेलो सर, ये हम लोग
V को VRMS क्यों लिए? ऐसा है कि जो भी अल्टरनेटिंग सोर्सेज जो होता है वो VRMS के रूप में ही प्रोवाइडेड होता है। जितना भी आपका अल्टरनेटिंग सर्किट है जो उसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं वो रियल में आपका जो है अल्टरनेटिंग वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट ही होता है आपका। याद रखिएगा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अल्टरनेटिंग सर्किट से, उसमें जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट का जो वैल्यू दिया होगा वो डायरेक्ट VRMS एंड IRMS का वैल्यू है। ठीक है, वहां से आपको मैक्सिमा अगर पीक वैल्यू निकालना होगा तो फार्मूला अप्लाई करके निकाल लीजिएगा। VRMS इज इक्वल टू V0 अपॉन √2 एंड IRMS इज इक्वल टू I0 अपॉन √2 से निकाल सकते हैं आप। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशंस आपको हम ले रहे हैं। पावर, व्हाट इज द पावर फैक्टर इन LCR सर्किट। LCR सर्किट आपका चल रहा, तो आइए LCR सर्किट में पावर फैक्टर देखा जाए कि क्या होगा। पावर फैक्टर इन पावर, केवल पावर आप लिखिए, पावर इन LCR सर्किट। LCR सर्किट में पावर आपको कैलकुलेट करना है, तो इस पावर को कैलकुलेट करने के लिए आपको अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन लेना होगा। आपको पता होना चाहिए कि LCR सर्किट में अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट आर नॉट इन सेम फेज, दोनों सेम फेज में नहीं होते हैं। तो आइए हम यहाँ पर लेट कर रहे हैं कि हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज ले लिया V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, और यहाँ पर हमने अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू ले लिया I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट। इस इक्वेशंस को देखने के बाद आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें अल्टरनेटिंग करंट को जो है आपका 5 फेज फॉरवर्ड दिखाया गया है, किससे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज से। इसका मतलब कि LCR सर्किट में जो आपका XC है वो XL से ग्रेटर है, XL XC से ग्रेटर नहीं है, क्योंकि हम दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। आप यहाँ देखिए, आप यहाँ पर ओमेगा टी माइनस 5 भी आप लिख सकते हैं तो भी कोई डिफरेंस नहीं है, आपका चल जाएगा। V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस 5 भी आप नोट कर सकते हैं डेरिवेशन करने के लिए। अब यहाँ पर प्लस कहेंगे तो इसका मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट जो है अल्टरनेटिंग वोल्टेज से क्या है 5 फेज फॉरवर्ड हो गया। अगर माइनस कर देंगे आप तो अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग वोल्टेज से 5 फेज लैग बिहाइंड हो जाएगा। हमको पावर कैलकुलेट करना है तो P इज इक्वल टू V इंटू आई, P इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये वैल्यू हो गया। P इज इक्वल टू V0 I0 साइन ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी प्लस 5 को साइन A प्लस B फार्मूले पर ब्रेक कर दीजिए, तो साइन A कास B प्लस कास A साइन B। तो यू कैन राइट साइन ओमेगा टी कास 5 प्लस कास ओमेगा टी साइन 5। P इज इक्वल टू V0 I0 मल्टीप्लाई करिए ब्रैकेट में आप, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कास 5 और प्लस कास साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी इंटू साइन 5। P इज इक्वल टू V0 I0 डिवाइडेड बाई 2। हम 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई करते रहे ब्रैकेट में, देयर इज नो डिफरेंस। 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी कास 5 प्लस 2 साइन ओमेगा टी, नहीं दिखाई दे रहा, स्टेप जो है हम ऊपर से स्टेप को लिख रहे हैं, इसको इरेज करते रहे। स्टेप आप यहां से ऑब्जर्व कर लीजिए। हम इस स्टेप को अब आपको P इज इक्वल टू V0 I0 अपॉन 2 एंड 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी कास 5 और प्लस
2 साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी साइन फाई। ये स्टेप हो गया। P is equal to V0 I0 upon 2 in the bracket 2 sin square omega t into cos phi। और you know that 2 sin omega t cos omega t को आप ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला sin 2 omega t लिख सकते हैं। ये आपका फार्मूला है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। तो यू कैन राइट sin 2 omega t into sin phi। ये वैल्यू हो गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमने यहां पर वैल्यू डिराइव किए हैं, ये वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर चेंज विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो इसका मतलब कि पावर भी एनी टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसीलिए हम एलसीआर सर्किट का जो पावर निकालेंगे वो एवरेज पावर निकालेंगे हम फॉर वन कंप्लीट साइकिल, यानी एवरेज पावर इन एलसीआर सर्किट फॉर वन कंप्लीट साइकिल हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम फिर यहां से स्टेप आगे इंक्रीज कर रहे हैं। अब एवरेज पावर हम इसको नोट कर रहे हैं, तब P के ऊपर बार हमने नोट कर दिया V0 I0 अपॉन 2 cos phi 2 sin स्क्वायर ओमेगा t। ऐसे नोट करने का मतलब आप समझ जाएंगे कि एवरेज इसका वैल्यू निकालना है, इसका एवरेज वैल्यू निकालना है। और प्लस साइन फाई, फिर यहाँ साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, साइन 2 ओमेगा टी, ये वैल्यू हुआ। तो यहां पर हमने P के ऊपर बार लिख दिया, इसका मतलब कि हम एवरेज पावर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर वन कंप्लीट साइकिल कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए हमने लाइन ड्रा कर दिया। तो इसके ऊपर बार नहीं लिखेंगे क्योंकि बार हमारा, क्योंकि इसमें चेंजिंग होगा, इसमें चेंजिंग होगा, इसलिए इसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे फॉर वन कंप्लीट साइकिल। यहां पर जो है इसका हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे फॉर वन कंप्लीट साइकिल। आप कहेंगे तो इसको क्यों नहीं निकालना है, तो ये आपका कांस्टेंट टर्म हो गया, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज का वैल्यू टाइम के विथ रेस्पेक्ट में चेंज होता है। तो जिसमें आपका टी लगा होगा उसी का हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट आप सपोज कर लीजिए। अब आइए इसका हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं। 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू, तो फ्रॉम 0 टू टी 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। लेकिन एवरेज वैल्यू के लिए आप टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 1 अपॉन टी 0 टू टी एंड सर आवाज कट गई है। नो सर, नहीं आ रही आवाज। हेलो, यस सर। हाँ ठीक है, देखिए Yes, sir. अब clear है. तो 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख सकते हैं आप 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, 1 अपॉन टी। इंटीग्रेशन आप करिए इसका, 1 का टी के विथ रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, टी होगा कास 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी एंड टी का कोफिशिएंट 2 ओमेगा है तो 2 ओमेगा से आप डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया 0 टू कैपिटल टी। अब इसमें रेंज रखना है आपको, इजिकल टू 1 अपॉन टी, और टी की जगह कैपिटल टी रखेंगे आप, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो कैपिटल टी माइनस टी की जगह पर कैपिटल टी रखेंगे आप, तो 2 ओमेगा कैपिटल टी होगा, 2 ओमेगा कैपिटल टी। और आपने स्टडी किया है टी इजिकल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा टी का वैल्यू 2 पाई। तो यहां पर ओमेगा टी की जगह
यहाँ पर टी की जगह कैपिटल टी रखेंगे तो 2 ओमेगा कैपिटल टी होगा, ओमेगा टी की जगह 2 पाई रखेंगे तो 2 2 जा 4 पाई, यानी साइन 4 पाई हो गया। और साइन 4 पाई का वैल्यू 0 होता है, और 0 से 2 ओमेगा में डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। यानी अपर लिमिट पर आपको ये वैल्यू मिला, याद रखिएगा। अब आइए लोअर लिमिट रखिए आप। टी की जगह 0 रखेंगे तो 0, टी की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू भी 0, यानी लोअर लिमिट पर वैल्यू आपका हो गया 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन टी इंटू टी इज इक्वल टू 1। याद रखिएगा, इसका एवरेज वैल्यू हमने 1 फाइंड आउट किया है। चलिए फर्स्ट स्टेप को हम खत्म कर दे रहे हैं। ये एवरेज वैल्यू हमारा 1 निकल गया है, जिसको लास्ट में लाकर यहां पुट करेंगे, याद रखिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट स्टेप, इसका एवरेज वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। साइन 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी, साइन 2 ओमेगा टी डी टी। 1 अपॉन टी साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कास 2 ओमेगा टी और अपॉन 2 ओमेगा एंड रेंज फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी। वैल्यू पुट करिए, माइनस को बिफोर लाएंगे 1 अपॉन टी, और टी की जगह कैपिटल टी आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा कास 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस टी की जगह 0 लिखेंगे तो कास 0 और टोटल डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा। देखिए एक बार टी की जगह हमने अपर वैल्यू रख दिया, तो टी की जगह कैपिटल टी रख दिया तो कास 2 ओमेगा टी, और अपर वैल्यू रखने के बाद हम लोअर वैल्यू रखेंगे तो टी की जगह 0 रखेंगे तो टोटल वैल्यू कास 0 होगा। अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को माइनस कर देते हैं, डिवाइडेड 2 ओमेगा है तो 2 ओमेगा से डिवाइड कर दिया हमने, माइनस 1 अपॉन टी, और कास ओमेगा टी की जगह 2 पाई तो 2 2 जा 4 कास 4 पाई, और कास 4 पाई का वैल्यू 1 होता है, तो 1 माइनस कास 0 का वैल्यू 1 अपॉन 2 ओमेगा। 1 माइनस 1 नीचे का दिखाई नहीं दे रहा है। हेलो सर नीचे मत लिखिए, दिखाई नहीं दे रहा है। ओ, नीचे नहीं दिखाई दे रहा। यस सर। चलिए यहां से इसको इधर नोट कर रहा है ये। इसके बाद वैल्यू देखिए यहां पर माइनस 1 अपॉन टी कास 2 ओमेगा टी, ओमेगा टी की जगह 2 पाई वैल्यू पुट करेंगे तो कास 4 पाई, कास 4 पाई का वैल्यू 1 होगा आपका 1, एंड कास 0 का वैल्यू 1 अपॉन हो गया 2 ओमेगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू कैन गेट द वैल्यू 0। आपने 0 फाइंड आउट कर लिया। आप बताइए कि इसका एवरेज वैल्यू हमने 1 फाइंड आउट किया था, इसका एवरेज वैल्यू हमने 0 निकाला। इन दोनों एवरेज वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में ले जाकर पुट कर दीजिए आप। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट P बार इज इक्वल टू V0 I0 अपॉन 2 इन द ब्रैकेट कास फाई, और 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू हमने 1 निकाला था इंटू 1 प्लस साइन फाई, और साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू हम अभी फाइंड आउट किए हैं 0, तो यहां पर आप वैल्यू रख देंगे 0। सिंप्लीफाई करने पर आपको वैल्यू मिलेगा V0 I0 अपॉन 2 I इंटू कास फाई, क्योंकि साइन फाई का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा। यू कैन राइट V0 I0 अपॉन 2 को यू कैन राइट V0 अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाई I0 अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाई कास फाई, क्योंकि रूट 2 में रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट खत्म, आपका 2 हो जाएगा। और आपने स्टडी किया है कि V0 अपॉन रूट 2 को आप VRMS कर सकते हैं, I0 अपॉन रूट 2 को आप IRMS कर सकते हैं इंटू कास फाई। तो फाइनल यही फार्मूला आपको मिला है कि एवरेज पावर इन LCR सर्किट, एवरेज पावर इन LCR सर्किट का फार्मूला जो आपने डिराइव करके मिला है वो है P बार इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू कास फाई। कास फाई को क्या कहते हैं? कास फाई को हम पावर फैक्टर कहते हैं, इसको कहते हैं पावर फैक्टर। कास फाई को पावर फैक्टर कहते हैं।
तो क्या स्टडी किया आपने कि एवरेज पावर इन एलसीआर सर्किट इज इक्वल टू बी आरएमएस इंटू आई आरएमएस इंटू cos फाई। इसका मतलब कि एवरेज पावर इन एलसीआर सर्किट डिपेंड कर रहा है इस पावर फैक्टर पर। अगर पावर फैक्टर में अगर चेंजिंग होता जाएगा तो एवरेज पावर में भी चेंजिंग होगा आपका। तो अगर आपसे डेरिवेशन कहा जाए कि डिराइव द एवरेज पावर इन एलसीआर सर्किट, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। अब आइए एक चीज और देखा जाए। सपोज कर लीजिए कि सर्किट में जो है ओनली आपका इंडक्टर और रेजिस्टेंस लगा हो। सपोज कर लीजिए सर्किट में इंडक्टर और रेजिस्टेंस लगा हो या कैपेसिटर और रेजिस्टेंस लगा हो। उस कंडीशंस में क्या होगा एवरेज पावर? तो आप जानते हैं कि जब सर्किट में इंडक्टर लगा हो या सर्किट में कैपेसिटर लगा हो, केवल इन दोनों पर आइए। जब सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर लगा हो, तो आपने तो स्टडी किया है पीछे कि जब सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर लगा होता है तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट के बीच का फेज डिफरेंस फाई होता है और उस फाई का वैल्यू 90 डिग्री होता है। तो अगर हम ओनली फॉर उस सर्किट के लिए चले जाएं कि सर्किट में केवल कैपेसिटर लगा हो या आपका इंडक्टर लगा हो, तो पावर फैक्टर cos फाई का वैल्यू 0 हो जाएगा। और cos फाई का वैल्यू 0 का मतलब कि एवरेज पावर 0, जो पहले ही आप लोगों को डेरिवेशन करके बताया गया है। तो हम यहां से भी आगे जा सकते हैं। तो cos फाई को आप क्या कहेंगे? पावर फैक्टर कहेंगे। वेयर cos फाई इज कॉल्ड द पावर फैक्टर एंड एवरेज पावर इन एलसीआर सर्किट इज डिपेंड ऑन द पावर फैक्टर। इसी पावर फैक्टर पर जो है एवरेज पावर एलसीआर सर्किट का डिपेंड करता है। तो ये डेरिवेशन था आपका। अब रही बात पावर फैक्टर से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो आपको अब नेक्स्ट टर्न पर जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करके पावर फैक्टर से रिलेटेड दिखा देंगे आपको कि किस तरीके से जो है आप न्यूमेरिकल सिंप्लीफाई करेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो हमने एलसीआर सर्किट में हमने फेज का जो है वैल्यू निकाले थे, याद होगा आपको, tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपान आर। याद रखिएगा, ये शायद फार्मूला आपको प्रूव किया गया था जो हमने एलसीआर सर्किट का इंपीडेंस एंड फेज निकाले थे। तो यहाँ एक हमने सर्किट यहाँ पर ट्राइंगल बना लिया। आपको जेड होगा ना सर? ये फाई हो गया, ये फाई है। और आपने पढ़ा होगा कि tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया एक्सएल माइनस एक्सी और बेस हो गया आर। पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालेंगे रूट, तो आर स्क्वायर प्लस इन द ब्रैकेट एक्सएल माइनस एक्सी होल का स्क्वायर। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये है क्या? इंपीडेंस है। ये है क्या? इंपीडेंस। तो हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? वैल्यू को जेड लिख सकते हैं। तो याद रखिए, इसको हमने रिमूव करके क्या यहाँ लिख दिया? वैल्यू जेड। और जेड इज इक्वल टू है क्या? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस इन द ब्रैकेट एक्सएल माइनस एक्सी होल का स्क्वायर। आप इस ट्राइंगल से cos फाई का वैल्यू निकालिए, तो cos इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस हो गया आर, हाइपोटेनियस हो गया जेड। तो याद रखिएगा, अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, अगर आपसे पावर फैक्टर पूछता है, तो आप इस फार्मूले का अप्लाई करेंगे, cos फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड। रेजिस्टेंस में अगर इंपीडेंस से डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्ट आपको पावर फैक्टर मिल जाएगा। तो इस तरह से ये आर्टिकल्स आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब टाइम जो है कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट टर्न पर जो है हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। हेलो, यस सर। कोई डाउट? Yes. कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, ओके। No, sir. थैंक यू सर।